हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नए चैप्टर की बारी है। नया चैप्टर हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। बात की जाए अम्ल, क्षारक और लवण के गुणधर्म हमने पिछली 9th क्लास में पढ़े हैं। इस चैप्टर में हम मेनली इनकी अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो पहले छोटा सा पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। अम्ल क्या होते हैं आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आप। अम्ल क्या होगा? स्वाद में कैसे होते हैं अम्ल? स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। क्या होंगे अम्ल? स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। बात की जाए क्षारक की। क्या होंगे क्षारक? स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षारक में यही बेसिक डिफरेंस है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या है? लिटमस एक तरह का सूचक है। यह सूचक यानी कि हमें सूचना देता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो अगली चीज हम पढ़ते हैं अम्ल क्षारक सूचक। और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे इसके जैसे, ऐसा तो है नहीं कि खाली लिटमस ही है जो हमें बताता है। अम्ल क्षारक सूचक क्या होता है? अम्ल क्षारक सूचक ये वे पदार्थ हैं जो हमें पदार्थ के अम्ल तथा क्षारक होने की सूचना दे। क्या बताया हमें कि हमने जो पदार्थ लिया है वह अम्ल है या क्षारक है। अब अम्ल क्षारक सूचक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक तो क्या होगा? प्राकृतिक, नेचुरल जिसे कह सकते हैं हम। दूसरा होगा संश्लेषित। संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक। जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वो प्राकृतिक, जो हमने बनाया वो सिंथेटिक होंगे। प्राकृतिक के एग्जाम्पल देखें। लिटमस भी प्राकृतिक होता है। लिटमस और क्या हो सकता है प्राकृतिक में? हल्दी। हल्दी भी प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होती है। और क्या हो सकता है? लाल पत्ता गोभी। ये तीनों जो होती हैं वह प्राकृतिक सूचक होती है। और कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनकी रंगीन पंखुड़ियां भी हमें क्या बताती है कि यह अम्ल है या क्षार है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम। इनकी जो रंगीन पंखुड़ियां होंगी, ये तीनों फूल हैं, इनके फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी हमें क्या बताएगी कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कलर चेंज होगा, जाहिर सी बात है।
कलर चेंज हो जाएगा। इसी वजह से हमें पता पड़ेगा कि अम्ल है या क्षार है। संश्लेषित में बात की जाए, संश्लेषित के एग्जाम्पल हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल या किताब में मेथिल लिखा है, मिथाइल ऑरेंज, तथा फिनोफ्थिलीन, यह संश्लेषित सूचक होते हैं। अब बात की जाए लिटमस की। लिटमस प्राकृतिक सूचक है, लेकिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, यह हमें पढ़ना पड़ेगा। लिटमस जो है, यह लिटमस कैसा होता है, बैंगनी रंग का रंजक है, बैंगनी रंग का रंजक है। कैसा, कहाँ से प्राप्त होता है हमें, यह थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है, समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। जब लिटमस न अम्लीय हो न क्षारकीय हो, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न क्षारकीय हो, तब यह कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो लिख देते हैं यह बात भी, जब लिटमस विलयन न अम्लीय हो और न क्षारकीय हो, तब यह कौन से रंग का होगा, बैंगनी रंग का होता है। तो लिटमस के बारे में ये 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि लिटमस जो होता है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। कहाँ से मिलेगा हमें, थैलोफाइटा समूह के एक लिचेन पौधे होते हैं, उन लिचेन पौधों से हमें लिटमस प्राप्त होता है। अब हमने जो ऊपर इतने अम्ल क्षारक सूचक पढ़े हैं, इनके अलावा कुछ और सूचक भी होते हैं। ये सूचक तो क्या होता था, हमें रंग परिवर्तन से हमें पता पड़ता था कि यह अम्ल है या क्षारक है, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो रंग से नहीं, हमें गंध से पता पड़ेंगे। उनको क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे गंधीय सूचक, ये भी सूचक है, यानी कि हमें सूचना देंगे। ऑल फैक्ट्री इनको इंग्लिश में कहा जाता है, गंधीय सूचक ऑल फैक्ट्री। किसकी सूचना देंगे हमें कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कैसे सूचना देंगे हमें, गंध से। क्या हो जाएगी, गंध परिवर्तन से सूचना देते हैं। अम्ल में तथा क्षार में, दोनों में गंध भिन्न भिन्न होगी, इस वजह से क्या होगा, हमें सूचना मिल जाएगी। एक्चुअल में जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, इनका अम्ल में तो इनकी गंध रहती है, लेकिन क्षारक के अंदर इनकी गंध नहीं रहती। इस वजह से हमें पता पड़ जाता है कि वह अम्ल है या क्षार है। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे, प्याज, वेनिला एक्सट्रैक्ट, और लौंग का तेल। इन तीनों में अगर मैं अम्ल में यह तीनों चीज मिलाता हूं तो इनकी गंध क्या होती है, रहती है। अम्ल में तो क्या रहेगी, गंध रहेगी, किंतु अगर मैं क्षारक के अंदर इन तीनों चीजों को अलग अलग मिलाऊंगा तो आप देखेंगे कि गंध नहीं रहती है। प्याज को मिलाने पर प्याज की गंध नहीं रहेगी, अगर मैं वेनिला एक्सट्रैक्ट को मिलाऊंगा तो
उसकी गंध नहीं रहेगी, और लौंग के तेल को मिलाऊंगा तो उसकी भी गंध नहीं रहेगी। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? जो गंध परिवर्तन से हमें सूचना देते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। अम्ल के अंदर प्याज की या वेनिला एक्सट्रैक्ट की या लौंग के तेल की, तीनों की क्या होती है? गंध रहती है, लेकिन क्षारक के अंदर गंध नहीं रहती है। एग्जाम्पल याद रखना इनके आप। ये तो था अम्ल क्षारक और अम्ल क्षारक सूचक। अब आगे जो है इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वह है अम्ल और क्षारकों की अभिक्रियाएं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु से अभिक्रिया। पहला पढ़ेंगे हम अम्ल एवं क्षारक की धातु से अभिक्रिया। क्या होता है जब अम्ल या क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है? अम्ल की बात की जाए तो अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बनाएगा? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस। तो छोटी सी बात याद रखनी है कि अम्ल जो होगा वह धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तथा लवण हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल प्लस धातु क्या बनाएगा? लवण व हाइड्रोजन गैस। इसका एक्सपेरिमेंट है, आपकी किताब में दिया हुआ है, देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर क्या भरा है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, और इसके अंदर जिंक के टुकड़े डालें। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े डालें, अभिक्रिया होगी, और इसकी जो नली है वह हमने साबुन का पानी भरी हुई एक टब है जिसे कह सकते हैं, उस टब के अंदर हमने इस नली को डुबाया हुआ है। इस टब के अंदर क्या भरा हुआ है? साबुन का पानी भरा है, साबुन का पानी। अब होगा क्या? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और कोई एक गैस होगी, जो गैस इस पानी में प्रवाहित होगी, और जैसे ही साबुन के पानी में आएगी क्या होगा? उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे। अब यदि हम इन बुलबुले के पास में मोमबत्ती लेकर जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? फट फट की आवाज के साथ यह बुलबुले फटने लगेंगे। फटफट की आवाज के साथ बुलबुले क्या हो जाएंगे? बुलबुले फटफट की आवाज के साथ बुलबुले फूटने लग जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? यह फटफट की जो आवाज है, फटफट की आवाज के साथ फटना जो है, वह कारण है हाइड्रोजन गैस। यानी कि अभिक्रिया क्या हुई है? हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था H2SO4, क्या मिलाया था उसमें? धातु मिलाई थी। धातु कौन सी? जिंक मिलाई। अभिक्रिया क्या हो रही है? ZnSO4 बना रहा है, प्लस क्या हो रहा है? H2 निकल रही है, और यही H2 बुलबुले ऐसी के बनेंगे और बुलबुले फटफट की आवाज के साथ फूटने लग जाएंगे। अब बात की जाए अभिक्रिया हुई कैसे? देखिए, H2SO4 था और Zn था, तो H2 और SO4 के बीच में बॉन्ड टूटा, SO4 और Zn ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। SO4 और Zn ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। क्या बना दिया? ZnSO4, और हाइड्रोजन H2 जो है वह अलग हो गया है।
यह आपका लवण प्राप्त हुआ हमें, कौन सा है यह? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और H2SO4 क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल था। तो समझ में आ गया होगा कि यदि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? लवण बनाएगा तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। क्या क्षारकों के साथ में भी सेम अभिक्रिया होगी? देखते हैं एग्जाम्पल। क्षारक के साथ, क्षारक के साथ अगर कोई धातु अम्ल क्षारक के साथ धातु अगर अभिक्रिया करेगी तो क्या अभिक्रिया होती है वह देखते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लेंगे। NaOH क्या होता है? क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम क्या मिलाएंगे? जिंक के टुकड़े मिलाएंगे। NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या करेंगे? फिर गर्म कर देंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक के टुकड़े मिलाकर उसको गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो 2NaOH इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। NaOH प्लस Zn क्या बना देगा? Na2ZnO2 प्लस H2 क्या बना दिया इसने? सोडियम जिंकेट बना दिया। इसको क्या कहा जाता है? सोडियम जिंकेट। तो क्षारक के साथ में अभिक्रिया करके जिंक ने क्या बना दिया? लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस बना दी। लेकिन ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ होना पॉसिबल नहीं है। क्षारक जो है ये जिंक के साथ अभिक्रिया करके बना दिया, लेकिन सभी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो एक लाइन और लिख देते हैं इसमें। क्या लिखेंगे? किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है? क्षारक के साथ सभी धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे, केवल जिंक ने बनाया है। इस अभिक्रिया को समझते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया कैसे हुई है देखिए। हमारे पास क्या था? 2NaOH यानी कि NaOH के कितने अणु? 2 अणु। NaOH और NaOH हो गए। साथ में क्या मिल रहा है? Zn हो रहा है। होगा क्या? देखिए, यह Na और Zn यानी कि कितने Na हो गए? 2 Na, Na2 और Zn। और साथ में क्या करेंगे? ये 2 ऑक्सीजन को भी ले लेंगे। तो क्या हो गया? Na2 Zn और 2 ऑक्सीजन ले लिया इसने, यानी कि Na2ZnO2। अब आप देखेंगे क्या बच रहा है? केवल 2 हाइड्रोजन बच रहे, यानी कि H2 बन रहा है। यही यह अभिक्रिया हुई है। यह अभिक्रिया हमने पढ़ी अम्ल एवं क्षारक की धातु से अभिक्रिया। लेकिन क्या क्षारक करेंगे वो अभिक्रिया? क्षारक जिंक के अलावा और अभिक्रिया धातुओं से नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। लिख लेते हैं इसको। धातु
कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। हाँ जी, क्या कह रहा है? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर होता है तो उसके साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करेगा और क्षार कैसे अभिक्रिया करेगा। तो पहले बात किसकी की जाए? अम्ल की। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, अम्ल के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनाएगा। और क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O बनाएगा। याद रखना, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। फर्स्ट मैं किसको ले लेता हूं? धातु कार्बोनेट को। Na2CO3 क्या होता है? यह सोडियम कार्बोनेट। किसका कार्बोनेट है? सोडियम का कार्बोनेट है। प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है? 2NaCl लवण, साधारण नमक जो होता है वह NaCl होता है। प्लस क्या बनाएगा? CO2 प्लस क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। याद रखना, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। धातु जो होती है वह, धातु कार्बोनेट जो होगी वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया समझ लेते हैं कैसे अभिक्रिया हो रही है। Na2CO3 है प्लस कितने HCl है? 2 HCl, एक बॉन्ड HCl। यह Na2 जो है यह दोनों Cl के साथ में क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। यानी कि एक Na और एक Cl, एक Na और एक Cl और एक Na और दूसरा Cl, यानी कि दो कितने बना दिए इसने? NaCl बना दिए। अब क्या बचा? अब बचा है 2H और CO3। इसमें से एक ऑक्सीजन यह दोनों हाइड्रोजन ले जाएंगे। एक ऑक्सीजन क्या कर दिया? दोनों हाइड्रोजन ले गए, H2O बना दिया। अब बचे कितने? 3 में से एक ऑक्सीजन चला गया, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं यानी कि CO2। ठीक है, कितने NaCl बने? 2 NaCl बने प्लस H2O जल बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अगली अभिक्रिया हम देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की। एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaHCO3 प्लस HCl गिव्स क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl हमने ऊपर देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। NaCl भी हमने ऊपर देखा सोडियम क्लोराइड होता है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। इस अभिक्रिया को समझते हैं, अभिक्रिया कैसे हो रही है। हमने
क्या लिया, NaHCO3 लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ क्या लिया है, HCl लिया है। होगा क्या, वही चीज़, बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड टूटा, Na किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और क्या होगा, 2 H हैं आपके पास, ये CO3 में से एक ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएंगे, क्या बना देंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जल बना दिया। 3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन केवल 2 ही रहे, इसलिए कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन होने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यह अभिक्रिया आपकी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई है। तो यह रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई होगी। इसमें जो गैस जो बनी है वह CO2 गैस जो बनी है, यदि हम इस CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए क्यों होता है, क्या कहा मैंने, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये आपका CaOH2, क्या मिला रहा हूँ इसमें मैं, CO2, चूने का पानी है उसके अंदर CO2 मिला रहा हूँ, क्या होगा, यह कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और यह CaCO3 क्या होता है, श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि यह जल में विलयशील नहीं होता है। यह पदार्थ, जो पदार्थ जल में विलयशील ना हो वह क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किस कारण, क्योंकि उसमें CaCO3 हो जाता है, और CaCO3 क्या होता है, श्वेत अवक्षेप, जल में विलयशील नहीं होता है। इस अभिक्रिया को समझते हैं, क्या है, CaOH2 है, CaOH और OH प्लस CO2, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O है। हो क्या रहा है यहाँ पर, यह CaCO2 और एक ऑक्सीजन और चला जाएगा, क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। अब एक ऑक्सीजन जा चुका है तो बचा केवल एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि H2O बना। आई बात समझ में, कैल्शियम CaCO3 और एक H, 2 H और एक ऑक्सीजन बचा है तो वो बना देगा H2O बना देगा। अब यदि हम इस अभिक्रिया में जो CaCO3 प्लस H2O बन रहा है, इसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस और प्रवाहित करते जाए, अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर जो दूधिया हुआ था वह फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी अभिक्रिया से शुरू करते हैं, क्या बना है, CaCO3 प्लस H2O यह बना है, प्लस इसमें क्या करूँ मैं, CO2 अत्यधिक मात्रा में और मिलाऊं, क्या बना देगा, यह बना देगा CaHCO3 यानी कि क्या बना देगा, यह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। और यह चीज़ क्या होती है, जल में विलयशील होती है, इस वजह से क्या हो जाता है, फिर से कलरलेस हो जाएगा। अब बात की जाए इस अभिक्रिया की कैसे हो रही है। देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, H और एक और H प्लस क्या हो रहा है, CO2, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O हो रहा है। क्या देखेंगे हम कि
एक HCO3 ये बना, एक HCO3 ये बना, देखिए HCO3 और यहाँ पे भी HCO3, यह कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे। CaHCO3 कितने हैं HCO3 हमारे पास? दो है, एक तो ये और एक ये HCO3 ट्वाइस। यही अभिक्रिया क्या हो रही है इसमें हो रही है। जो बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वह जल में विलयशील होता है, इस कारण कलर जो होता है, दूधिया कलर जो होता है वह फिर से चला जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वह हम पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ तक आज क्लास यहीं रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।